हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंप्यूटर सेंटर। फिर बिहार एसएससी के थ्रू होने वाले इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए सेट नंबर हम लोग 11 को डिस्कस करेंगे। प्लेटफॉर्म का यह सेट है। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और 10 तक जो इसका सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जाकर के इस 10 सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 11। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कवर कराने जा रहे हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पूरे सेट को फ्रेंड लगाइएगा ताकि आपकी तैयारी का पता चल पाए कि कहाँ तक आपकी तैयारी गई है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे इससे रिलेटेड। उस सारा को आप ध्यान से सुनिएगा और इसे याद जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट के हैं 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया, ये बताना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने से पूर्व किन 2 जिलों में प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया था, तो वह इटावा और गोरखपुर था। फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम ऐसी एक योजना है जिसके द्वारा नवीन संसाधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा किया जाता है। इसमें अगर बात की जाए कौन कौन से इसके अंतर्गत आता है परियोजना, तो कृषि और संगामी कार्य आते हैं, जबकि परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, भवन निर्माण, प्रशिक्षण एवं समाज कल्याण संबंधी जितने भी आपको कार्यक्रम हैं सभी आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत आपको आते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको मुख्य रूप से इसे 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में काफ़ी पूछता है, तो जल्दी से बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 9 से 18 इसका लिंगानुपात है 2011 के अनुसार बिहार का। अगर बात कीजिए फ्रेंड्स कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो यह भी पूछता है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 2011 के अनुसार 9 से 35 है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। 9 से 35 शिशु लिंगानुपात है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो आपको गोपालगंज जिले का 1021 है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1021 लिंगानुपात गोपालगंज जिले का सबसे अधिक है। अगर सबसे कम की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार से, तो वह मुंगेर का है फ्रेंड्स। 876 है। मुंगेर का कितना है, तो 876 इसका लिंगानुपात है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। भारत का लिंगानुपात पूछता है तो 9 से 43 हो जाएगा। अब जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, 1084 है। सभी क्वेश्चन आपको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ में कई क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इससे पूरे सेट को लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 से आपको 30 में संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया हुआ फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार वर्णित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, ये आपको याद है फ्रेंड्स। 12 से कितना लेकर के तो 35 तक जो है आपको मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें से 29 और 30 में आपको संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको मौलिक अधिकार के बारे में, तो किसके संविधान से लिया गया है, तो यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इसका कोई ठीक नहीं रहता है, लेकिन इसी समय से पूछता है। आगे बढ़ते हैं। कमला की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जल्दी से बताइए। तो कमला की सहायक नदी फ्रेंड्स आपको उपयुक्त में से सभी है। सोनी भी है, ढोरी भी है और आपको बलान भी है। तीनों आपको कमला की सहायक नदी है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो याद होगा फ्रेंड्स आपको भारतीय मौसम विभाग के अनुसार से जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है या उसका रिकॉर्ड किया जाता है, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कौन है आपको ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी,
रॉयल सीमा जो है यह सूखाग्रस्त क्षेत्र आता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह पूछता है कि किस जगह पे यह है रॉयल सीमा, तो ये भी आपको बताना है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में स्थित आपको स्थान है रॉयल सीमा, यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो ये याद होगा फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के जनक कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का अर्थ क्या होता है ये पूछता है फ्रेंड, तो इसे कह सकते हैं अर्थात सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में विभिन्न प्रकार के बंधनों को कम करना ही या उससे मुक्त कर देना ही आपको आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 24 जुलाई 1991 को तत्काल जो वित्त मंत्री थे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं ने आपको इस कानून को लेकर आया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जब अपने ये प्रधानमंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री थे, तभी जाकर के यह काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना के तहत इसका आपको विभाजन हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। काफ़ी पूछता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, अर्थात भारत जो है भारत के आपको अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों आपको याद रखेंगे, है एक ही, पूछने का तरीका अलग अलग होता है। साथ ही आपको भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है धर्म के आधार पर हुआ था, ये भी आपको याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में सर आपको स्टैंड फोर्स क्रिप्स के द्वारा नेतृत्व में आया था। ये सब बातें भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रिप्स योजना बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं। अफीम युद्ध किस भाग में, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, ये पूछ रहा है। अफीम, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, यह फूल से बनाया जाता है। अफीम पौधे के फूल के भाग से प्राप्त किए जाते हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हुआ भूकंप होने से क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, दरार जो है पड़ जाता है भूकंप होने से। भूकंप जो है प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा आता है, ये भी आपको याद होगा फ्रेंड्स। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल के में काफ़ी तेज़ भूकंप आया था, याद होगा फ्रेंड्स, जो रिक्टर पैमाने पर 7.9 था। रिक्टर पैमाने भूकंप में 9 स्केल होते हैं। प्रत्येक स्केल की जो तीव्रता होती है वह 10 गुना होता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस देश ने हस्ताक्षर किए थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। त्रिपक्षीय आपको समझौता हुआ था दोस्त मोहम्मद के खिलाफ 1838 में। कौन कौन साइन किए थे इस आपको संधि पर, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किया था। इसके तहत आपको 1938 के इस त्रिपक्षीय संधि के तहत ब्रिटिश सेना चाहता था फ्रेंड्स आपको कि काबुल पे हम लोग हस्ताक्षर उसको अपने में का शामिल कर ले, लेकिन यह हो नहीं पाया। ब्रिटिश सेना को सिर्फ पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हो पाया। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ या चैत्य या स्तूप शब्द जो है यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ की बात की जाए तो जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे हम लोग मठ कहते हैं। स्तूप की बात की जाए फ्रेंड्स तो स्तूप जो है यह वास्तव में बुद्ध के मृत्यु से संबंधित जो स्थान है या अवशेष होते हैं उस जगह को हम लोग स्तूप कहते हैं। चैत्य की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के पूजा गृह को हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। बिहार में बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा था, आपको याद ही होगा फ्रेंड्स, बिहार, जबकि कार्ले का चैत्य भारत की सबसे बड़ी चैत्य के रूप में आता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वैशाली में की गई थी। सी इसका राइट आंसर है। वैशाली की जो नगर बधू थी आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह बुद्ध से संबंधित चीज़ों को बता रहे हैं। साथ ही बुद्ध जो है कपिलवस्तु के गणराज्य में जन्म लिए थे, ये याद होगा फ्रेंड सबको।
बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष क्या गलत है? तब मुद्रा क्रय विक्रय की शक्ति है, यह सही है। यह साख सृजन करती है, ये भी सही है फ्रेंड्स आपको। जबकि तीसरा दिया है यह मुद्रा स्फीति को रोकता है, यह फ्रेंड्स आपको गलत है। सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के सापेक्ष यह मुद्रा स्फीति को रोकता है, ऐसा नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए फ्रेंड्स आपको एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया था? एलिसा टेस्ट जो एक प्रकार का टेस्ट है, तो किसका पता लगाने के लिए, कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए यह किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगर एलिसा के पूरा नाम की बात की जाए तो एंजाइम लिंक्स इम्यूनो सर्बोनेंट एसेस जो है इसका पूरा नाम होता है। HIV के कारण से आपको एड्स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। HIV मुख्य कारण है, HIV इम्यूनो आपको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया गया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज का शिल्पी किसे कहते हैं? तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात BR मेहता को कहते हैं। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज के व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स बलवंत राय के बारे में, पंचायती राज के बारे में, तो वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत आपको राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 द्वारा किए गए कार्यों के जांच एवं उसके बेहतर ढंग से करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसने आपको अर्थात बलवंत राय मेहता ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सिफारिश की थी। आगे चल कर यही आपको पंचायती राज में कन्वर्ट हो गया। पंचायती राज की बात की जाए तो यह राष्ट्र सूची का विषय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने बिहार में 2006 में इसे पंचायती राज अधिनियम पारित किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, किसका साधन है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय नीति का यह एक साधन है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासित रहा? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी हुमायूं जो है 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों तक निर्वासित रहा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर हुमायूं की बात की जाए तो यह आपको हुमायूं ने 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक भारत से यह बाहर निर्वासित रहा। 1530 से 40 तक इसने शासन किया भारत में, और उस 39 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 40 में बिलग्राम के युद्ध के सिरसा से यह पराजित होकर के यहाँ से निर्वासित हो गया, अर्थात देश से निकाल दिया गया। ईरान के जो फदा आपको सफादीक था उसके आपको समर्थन से इसने पुनः 1555 ईस्वी में सरहिंद और मच्छी राव के युद्ध में विजय प्राप्त की और फिर से भारत का शासक यह बना। 56 में इसकी मृत्यु हो गई, अर्थात 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये सभी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हुआ गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज की राजधानी थी? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बहमनी राज का आपको राजधानी था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। बहमनी राज की स्थापना की बात की जाए तो 1300 फ्रेंड्स आपको 47 ईस्वी में हसन गंगू ने इसका आपको क्या कहते हैं बहमनी राज की स्थापना किया था। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन के शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे दिए फ्रेंड्स बहमनी राज और विजयनगर के बीच में रायचूर दोआब को लेकर के अनेक युद्ध हुआ है। बहमनी राज अंततः 5 भागों में बटा, जिसमें आपको बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है? किसके राजकाल का वर्णन किया है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको ए अर्थात महमूद गजनवी का
राजकाल का वर्णन इसने किया है। अल-बरूनी गजनवी के राजकाल में भारत आया था और इसने आपको इसका जन्म की बात की जाए तो ये इसका उज़्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात औरंगजेब ने इसे मृत्यु दंड दिया था। औरंगजेब ने तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। कब दिया था ये भी पूछता है फ्रेंड। तो 1675 ईस्वी में इसने मृत्यु दंड दिया था। कारण क्या था, तो इसका अर्थात औरंगजेब का यह शक था कि इसके जो आपको औरंगजेब का यह शक था कि औरंगजेब का एक पुत्र था फ्रेंड्स, आपको उसका अकबर नाम था, उसको उकसाने के लिए अर्थात विद्रोह करने के लिए उकसाया जा रहा है आपको, इसलिए तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हो जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। मैसूर की स्थापना की बात की जाए तो 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर की स्थापना किया था और मैसूर राज और अंग्रेज़ के बीच में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिसमें प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1767 फ्रेंड 1769 तक आपको यह प्रथम आपको आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो आपको मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ। जबकि दूसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से लेकर के फ्रेंड्स 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था। यह संधि भी आपको मंगलौर के संधि के तहत ये भी आपको युद्ध समाप्त हुआ। जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो यह आपको 1790 से लेकर के फ्रेंड्स 1790 से लेकर के यह कितना तक हुआ था, तो 1792 ईस्वी तक। ये भी आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और चतुर्थ जो 1799 ईस्वी में हुआ, इसमें आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला दिया हुआ है मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था, वो पूछ रहा है। मौर्य काल में किससे अधिक संबंध था, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात चीन, मध्य एशिया, वर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ में मौर्य काल में भारत का संबंध था, व्यापारिक संबंध था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया आपको वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स तो आपको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता चंद्रशेखर आज़ाद ने किया और वहीं पे इसकी स्थापना कर दिया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। जावा गर्त किस महासागर में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में जावा गर्त आपको अवस्थित है। साथ ही फिर आपको जावा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। सुंडा गर्त पूर्वोत्तर हिंद महासागर में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। साथ ही फिर आपको वर्तमान में 57 आपको गर्त का खोज किया गया है, जिसमें से 32 जो है गर्त प्रशांत महासागर में और 19 जो गर्त हैं यह आपको अटलांटिक महासागर में और 6 जो गर्त हैं वह हिंद महासागर में स्थित है। इस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑन टू दिस लास्ट से इन्होंने आपको सर्वोदय की मान्यताएं ग्रहण की थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी जो है आपको भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं और इन्होंने सत्य, अहिंसा, उपवास, अवज्ञा, असहयोग आदि को अपना हथियार बनाया और इन्होंने आपको अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में अहम भूमिका निभाया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सर्वहितैषी बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। ये आपको ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से एक और भी पूछता है फ्रेंड्स, अंग्रेजी समाचार पूछता है कि कौन सा है, तो आपको द बिहार हेराल्ड नामक आपको
समाचार पत्र जो इंग्लिश में छपती थी, गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में इसे निकालना शुरू किया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे सुमेलित करना है। सुमेलित करने में आपको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। फर्स्ट में आपको दिया है इस एक तरफ कथन है और इस तरह से एक तरफ आपको वक्ता है। फर्स्ट में है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। यह कथन किसका है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी 3, लाला लाजपत राय ने यह बातें कही थी। अगला दिया है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। यह कथन किनका है, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको 2, महात्मा गांधी ने यह कथन बातें बोली थी। नेक्स्ट है सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल है। यह बातें किसने कही थी, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 4, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने यह बातें कही थी। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर आपको दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। इसे आप अपने आशा से भी मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स थोड़ा सा जूम कर लीजिए। नेक्स्ट दिया है 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में किसे चुना गया, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था दूसरा सत्याग्रही। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान में होगा। साथ ही प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, याद होगा फ्रेंड्स। विनोबा भावे जो थे यह प्रथम आपको सत्याग्रही थे। अगर बात की जाए फ्रेंड्स तीसरे कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे, अर्थात कुल मिलाकर के 3 सत्याग्रही हुए। एक में प्रथम में आपको विनोबा भावे, दूसरा में जवाहरलाल नेहरू और तीसरा में आपको फ्रेंड्स आपको ब्राह्मण दत्त थे, जो 3 सत्याग्रही शामिल हुए थे। आगे भी बढ़ते हैं। इन तीनों का नाम, तीनों में से किसी का एक का नाम पूछा जाता है, ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, यह उग्र विचारधारा के आपको पोषक थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। बाल गंगाधर की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय तीनों आपको मिल करके उग्र विचारधारा का पोषक के रूप में काम किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर बात की जाए तो 3 चरण आते हैं, याद होगा आपको फ्रेंड्स। प्रथम चरण था आपको जो उदारवादी कांग्रेस काल था, जो 1885 से शुरू हुआ फ्रेंड्स, और यह आपको 1905 तक चला था। 1905 में इसका विभाजन हो जाता है 2 विचारधाराओं में, जिसमें उग्रवादी विचारधारा का कार्य आता है, उसमें 1905 से लेकर के और यह 1919 तक आता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखेंगे 1919 तक आता है। जबकि तीसरा काल जो आता है यह स्वतंत्रता संग्राम का, वह गांधी युगीन आता है, जो 1919 से लेकर के 47 तक का रहता है। ये सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सबको याद भी करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनका मुख्य कार्य था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना ही इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्यक्रम था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, इसको बताना है। उत्तरी मैदान किससे निर्मित है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। सतलज नदी, यमुना का मैदान पंजाब, हरियाणा और ऊपरी गंगा के मैदान में पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये सभी आपको ध्यान में रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी की और बात की जाए फ्रेंड्स तो ये 4 प्रकार का 4 मृदा को फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः 4 आपको वर्गों में विभाजित करते हैं फ्रेंड्स। एक में आपको भाभर है, दूसरा में तराई, तीसरा में आपको बांगर है, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, बांगर है बांगर, और चौथा में जो है खादर आता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सभी जो है आपको इसका प्रकार है जलोढ़ मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा या रीट जारी करने का अधिकार है, किस
आपको अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय रीट या लेखा जारी करता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, कैसा अधिकार है अध्यादेश जारी करने का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह विधायी आपको अधिकार होता है। यह कितने अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है? तो 123 के तहत। फ्रेंड्स याद रखेंगे 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कब जारी होता है, ये भी पूछता है फ्रेंड्स। तो जब जिस समय आपको कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो उसी समय यह जारी किया जाता है। आगे है राज्यसभा को लोकसभा के तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार है। इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात आपको संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, ये कथन जो है सही नहीं है। संवैधानिक संशोधन किसी भी आपको सदन में रखा जा सकता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है और राज्य का वह प्रमुख आदमी होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है। क्यों संसदीय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यहाँ संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। संसदीय प्रणाली का जनक जो है ग्रेट ब्रिटेन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहाँ से ही हम लोग संसदीय प्रणाली को अपनाए हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन से प्रकार प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात दो में औपचारिक और कानूनी और 4 में दिए फिर सब संवैधानिक और नाम मात्र का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। ये प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। समर्थित सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में किसका कानून लागू होगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात केंद्र का कानून मान्य हो जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के में 3 सूची आपको चर्चा की गई है फ्रेंड्स, याद होगा आपको संघ सूची, फर्स्ट में आपको फ्रेंड्स संघ सूची, दूसरा में दिया गया फ्रेंड्स आपको समवर्ती सूची और तीसरा में आपको राज्य सूची है। ये 3 सूची दी गई हैं। संघ सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में केवल आपको कानून बनाता है, जबकि समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। दोनों के कानून में अगर किसी प्रकार का विरोधाभास होता है तो केंद्र का जो है कानून वह आपको मान्य हो जाता है। सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है उत्तरी पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु जो है उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। भारत में मानसून 2 ओर से प्रवेश करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक तरफ केरल की तरफ से और दूसरा पश्चिम बंगाल के। मानसून हवा का अगर बात की जाए खोज किसने किया था, तो हिपल्स ने किया था 45 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको दिया भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जोगखा जो है इसका आधिकारिक भाषा है, जोगखा। सी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर सी अर्थात बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ए सी इसका राइट आंसर है। विश्व के सर्वाधिक गहरी झील की रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ही अर्थात बैकाल झील है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इसकी गहराई की बात की जाए फ्रेंड तो 1642 मीटर इसकी गहराई है। साथ ही फिर आपको ग्रेट बेयर झील उत्तरी अमेरिका का बेरियल जंगल में ही पाए जाने वाला एक झील है। विश्व का सबसे ताज़े पानी का झील जो है सुप्रिया झील है, ये आपको याद होगा। विश्व के सबसे ऊंची पर स्थित आपको कौन सा झील है, तो वह टीटीकाका झील है, ये भी याद रखेंगे।
विश्व का सबसे नमकीन झील जो है वॉन झील है। भारत का सबसे नमकीन झील कौन सा है? तो सांभर झील है। ये सभी बातें आपको याद रखेंगे झील से संबंधित। नेक्स्ट आपका दिया सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, कहाँ होती है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है सीढ़ीदार खेती। यह कौन सी फसल इसमें अधिक होती है? तो इसमें चाय की खेती अधिक होती है। भारत में चाय की खेती 1835 में प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 1835 में प्रारंभ हुआ था। असम में सबसे अधिक खेती होती है चाय की, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स योजना आयोग की स्थापना भी पूछता है फ्रेंड। तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। आजकल इसे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में आपको बदल दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आयकर जो है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? जल्दी से बताइए। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह मौद्रिक नीति का आपको साधन है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस औद्योगिकी को निजी उद्योगों में हस्तांतरित किया है? तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात IMS-1 को इसने निजी उद्योगों को हस्तांतरित किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जुलाई 2023 में यूनेस्को कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा कर जीता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सी आपको सिफेंग को हरा करके इसने जीता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन पुस्तक नामक किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अजय लांबा के अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चीन के आपको हांगझोऊ में एशिया खेल 2023 का उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्व के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? उसका नाम क्या है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और बी हरमनप्रीत सिंह, और दूसरा दिया फिर आपको लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, अर्थात सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ट्रेड मिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हृदय की चिकित्सा से संबंधित यह आपको ट्रेड मिल टेस्ट है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाति नायक को चुना गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी पिंड पर, नेक्स्ट आपको देता है फिर से देख लीजिए फिर से, किसी पिंड के संवेग n गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, n गुना हो जाएगा। कैसे यह होगा इसको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वो PDF में, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक कॉम्पैक्ट डिस्क या CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है, इसमें ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसमें प्रकाशिक या ऑप्टिकल आपको
डाटा भंडारण की पद्धति होती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होते हैं, ए पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कण समान होते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपको जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ए पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, एड्रीनल से आपको स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जांघ की हड्डी जो है मानव के कंकालीय संरचना से संबंधित है, बाकी जो दिए गए हैं वो सही नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा, क्या होगा त्वरण, अर्थात नीचे की ओर या ऊपर की ओर, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की होगा तब उसका भार जो है दुगुना महसूस होगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है, ए पूछ रहा है कौन सा लोब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑक्सीपिटल लोब जो है वह मानव के दृश्य सूचना से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है, गुणसूत्र का विकार या दोष कौन सा है, ए पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन जो है सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स या डाउन संलक्षण जो है यह आपको गुणसूत्र से संबंधित विकार हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया आपको पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, क्या है दुष्प्रभाव पराबैंगनी विकिरण के, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दिया हुआ है मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना, ये आपको सही है फ्रेंड्स। मोतियाबिंद का होना ये भी आपको पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। तीसरा दिया हुआ फ्रेंड्स चमड़ी का कैंसर ये भी होता है। शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कमी करना, उपरोक्त जो है कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त जो है सभी सही है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात पराबैंगनी किरणों से होने वाला जो बीमारी है यह सभी सही है, जितने भी दिए गए हैं चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कितना प्रतिशत, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1% ऊर्जा को ही ग्रहण करते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति होती है, कैसी होती है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, चाल इसमें अचर रहता है और वेग जो है चर रहता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह आपको आसवन कहलाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नमक मिश्रण कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, नमक मिश्रित कपूर को कैसे अलग कर सकते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो आपको नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है वह उसमें क्या रहता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें यूरिया की मात्रा रहता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया पर सबको कोरल बनाने का मुख्य संबंध है, कोरल बनाने का मुख्य संबंध है, किससे संबंध है, ये पूछ रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दिए फ्रेंड्स एंथोजोआ से है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से हैं, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जोकोबस हेनरिकस वैंट हॉफ जो हैं आपको रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे मिलान करना है गोबर गैस का संबंध, गोबर से का सूत्र कौन सा मिश्रण रहता है गोबर गैस में, ये पूछ रहा है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य रूप से मेथेन इसमें मात्रा रहता है, जबकि कोल गैस में क्या रहता है, तो H2 + CH2 CH4 और CO रहता है, अर्थात 4 हो जाएगा इसका। जबकि आपको प्रोड्यूसर गैस में क्या रहता है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से CO + N2 रहता है,
अर्थात 2 हो जाएगा, जबकि वाटर गैस में आपको CO+H2 रहता है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसे आप मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे ऑटोप्सी के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आमाशय से लाइपेज का स्राव होता है। नेक्स्ट आपको सूर्य के हानिकारक किरणों से आँख की रक्षा के लिए धूप चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? ये पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया हुआ है प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बारबरा मैक्लिंटोक ने किया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या शामिल रहता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वसा में जल जो है परिक्षिप्त रहता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1s2, 2s2 और 2p6 जो है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि आदर्श गैस के आपको बाह्यतम सेल में 2 से 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पर। इस हिसाब से दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स एक इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फिर से सेट कंप्लीट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं बाकी वह मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसका सभी का सलूशन हम PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में निवेदन है कि इसे आप शेयर ज़रूर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।